हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर फर्स्ट है हमारा, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और चैप्टर की समरी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और आने वाली वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डेट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द हैब्सबर्ग एम्पायर वाज ए पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल। तो देखिए, बहुत अलग अलग क्षेत्र थे। हैब्सबर्ग एम्पायर में अलग अलग लोग थे। तो देखिए, कहा गया है इल्यूसिडेट दिस इस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को हमें स्पष्ट करना है। तो कौन लोग थे, कौन सी भाषा बोलते थे, क्या क्या रीजन थे। ठीक है। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी इंक्लूड द एल्पाइन रीजन। तो देखिए, हैब्सबर्ग एम्पायर था जो किसके ऊपर रूल करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी। इसमें जो है एल्पाइन रीजन भी इंक्लूड था। द टेरोल ऑस्ट्रिया एंड Sudetenland as well as Bohemia, where the aristocracy was prominently German speaking। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है इन रीजन्स में जो एरिस्टोक्रेसी थी उनके द्वारा जर्मन स्पीकिंग यानी कि जर्मन बोली जाती थी। द एम्पायर आल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी एंड विनेतिया। तो देखिए, लोम्बार्डी और विनेतिया में इटालियन बोली जाती थी। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मगियार। तो देखिए, हंगरी में आधी जो पॉपुलेशन थी वो मगियार बोलती थी, जबकि जो आधी जो पॉपुलेशन थी वो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलती थी। इन ग्लेसिया एंड द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। तो देखिए, ग्लेसिया की अगर बात करें तो वहाँ पर पॉलिश बोली जाती थी। तो देखिए, यहाँ पर हमें लोगों के बारे में पता चल रहा है, यहाँ पे हमें रीजन के बारे में भी पता चल रहा है, साथ ही हम लैंग्वेज के बारे में भी जान रहे हैं। तो देखिए, बिसाइड दिस डोमिनेंट ग्रुप देयर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल। तो देखिए, ये डोमिनेंट ग्रुप तो रहता ही रहता था वहाँ पर, जो प्रसिद्ध लोग थे अरिस्टोक्रेसी के, उनके साथ साथ जो किसान थे वो भी वहाँ पर रहते थे। बोहेमियन एंड स्लोवेक्स टू द नॉर्थ। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि बोहेमियन एंड स्लोव्स जो है नॉर्थ में रहते थे। स्लोवियन इन कार्नियोला। तो ये स्लेवियंस जो थे वो कार्नियोला में रहते थे। क्रोएट्स टू द साउथ। क्रोएट्स जो थे वो साउथ में रहते थे। एंड रोमन्स इन द ईस्ट ऑफ। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग रीजन के नाम बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर ये निवास करते थे, क्या क्या भाषा बोलते थे, कौन लोग वहाँ पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड फीमेल फिगर बिकम एन एल्गरी टू द ऑफ द नेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो देखिए, किस तरह से जो फीमेल फिगर है ना वो एक सिंबल बनी, ठीक है, 19th सेंचुरी के दौरान यूरोप में। हमें इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। आर्टिस्ट फाउंड अ वे आउट टू रिप्रेजेंट अ कंट्री इन अ फॉर्म ऑफ पर्सन। तो देखिए, जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा कि कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पर्सन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने एक रास्ता सुझाया। देन क्यों सुझाया ऐसा रास्ता, क्योंकि पहले तो मोनार्क फॉर्म थी। मोनार्क फॉर्म में क्या होता था कि किसी भी राजा की पोर्ट्रेट या फिर उसका स्टैचू बनाया जाता था। बट अब जब नेशन बनने लगे तो क्या होगा, किस तरह से एक नेशन को जो है रिप्रेजेंट किया जाए। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि उसे जो है एक पर्सन की फॉर्म दी जाएगी। ठीक है। देन नेशन वर पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर। तब जो है नेशन को चित्रित किया गया एक फीमेल फिगर से। द फीमेल फिगर वॉज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन। इट डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। तो देखिए, रियल लाइफ में जो वुमेन थी उनमें से किसी को ऐसा चूज नहीं किया गया। तो देखिए, पर्सोनिफाई किया गया यहाँ पर। इट गेव द अब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन टू कॉन्क्रीट फॉर्म। तो देखिए, एक ठोस रूप दिया गया इसको, इस आइडिया को एक ठोस रूप दिया गया। दस द फीमेल फिगर बिकम एन एल्गरी ऑफ द नेशन। तो देखिए, इस तरह से जो फीमेल फिगर है वो एक सिंबल बन गई नेशन का। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एल्गरी टू पोर्ट्री आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। तो देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो आर्टिस्ट थे ना उन्होंने फीमेल एल्गरी को यूज़ किया आइडिया को चित्रित करने के लिए, जैसे कि लिबर्टी को चित्रित करने के लिए, यानी कि न्याय को दर्शाने के लिए या रिपब्लिक को दर्शाने के लिए। तो उन्होंने भी यहाँ पर फीमेल फिगर का यूज़ किया था।
explain any 4 reasons how the initial enthusiasm of the people of France soon turned in hostility after Napoleon's overtake of France। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि उन 4 कारणों की व्याख्या हमें करनी है, कैसे नेपोलियन के फ्रांस पर अधिकार करने के बाद फ्रांस के लोगों का उत्साह शत्रुता में बदल गया। ठीक है, तो देखिए काफी बड़ा चेंज यहाँ पर आया है। देखिए इनिशियली द फ्रेंच आर्मीज Initially, the French armies were welcomed as harbingers of liberty। तो देखिए क्या होता था, शुरुआत में तो जो फ्रेंच आर्मीज थी उनका बड़ा जोर शोर से स्वागत किया गया कि उन्हें जो है स्वतंत्रता का अग्रदूत माना जाता था कि वो जो है स्वतंत्रता लेकर आएंगे। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। तो देखिए ये जो उत्साह था ना स्टार्टिंग में, ये लास्ट में बाद में शत्रुता में बदल जाता है। बिकॉज पीपल ग्रेजुअली अंडरस्टूड दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट हैंड इन हैंड मतलब साथ साथ चलना विद पॉलिटिकल फ्रीडम। तो देखिए वो क्या देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे इस बात को समझ गए कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है ना, यानी कि प्रशासन का जो अरेंजमेंट किया गया है वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ नहीं चल रहा है, उनकी तालमेल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं ये बताने के लिए कि ये जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए ना, इन्होंने लाभ पर मतलब जो लाभ मिल रहे थे प्रशासनिक परिवर्तन के, उसके क्या कारण थे, किस तरह से वो उन्हें प्रभावित कर रहे थे। तो देखिए इंक्रीज टैक्सेशन ऑन पीपल, लोगों पर जो टैक्स था वो बढ़ाया जाने लगा। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑन प्रिंटिंग मीडिया एंड बुक्स। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा रोक टोक की जाने लगी प्रिंटिंग मीडिया के लिए और बुक को प्रिंट करने के लिए, यानी कि कोई अपने विचार खुलकर नहीं कह सकता था गवर्नमेंट के विरुद्ध। तो देखिए फोर्स्ड सेंसिटाइजेशन इनटू फ्रांस आर्मी टू सेटिस्फाई द इम्पेरियलिस्ट एम्बिशन। तो देखिए जो फ्रेंच आर्मी थी ना, वो क्या चाहती थी कि वो दूसरे देशों पर, दूसरी जगह पर अपना आधिपत्य करना चाहती थी। तो देखिए यहाँ पर उस एम को पूरा करने के लिए उन्हें वो क्या करने लगे, जबरन लोगों को फोर्स में भर्ती करने लगे। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम। तो देखिए स्वतंत्रता पर काफ़ी रोक लगा दी गई थी, लोग जो है खुलकर अपने विचारों को नहीं रख पाते थे। तो इस तरह से जो लाभ मिल रहे थे ना एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद, अरेंजमेंट के बाद, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस किए कराए पर पानी फेर देती हैं, यानी कि वो जो लाभ थे ना उनको बिल्कुल पछाड़ देती है। ठीक है, डिस्क्राइब एनी 3 कंडीशंस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश नेशन स्टेट। तो देखिए 3 परिस्थितियों का वर्णन करना है जिनके कारण ब्रिटिश राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, तो किस तरह से ब्रिटिश राज्य बना ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइलैंड वर एथनिक वन। तो देखिए वो जो लोग वहाँ पर रहते थे उनका मतलब उनकी प्राइमरी क्या थी, उनकी प्राथमिकता क्या थी, उनकी प्राथमिकता थी जातीय। ठीक है, सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश, आयरिश। तो देखिए ये सब लोग वहाँ पर रहते थे। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप हैड दियर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो देखिए हर एक जो ग्रुप था उसका अपना कल्चर था, अपना उसका जो है पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ। देखिए जैसे ही ये जो इंग्लिश नेशन था ना ये बढ़ने लगा, धनी होने लगा, इसकी महत्वपूर्णता बढ़ने लगी, इसकी शक्ति बढ़ने लगी। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। तो देखिए जितने भी आइलैंड पर नेशन थे ना इस पर वो अपना प्रभाव दिखाने लगे, यानी कि अपना दबदबा दिखाने लगे। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज seized power from the monarchy in 1688 at the end of protracted conflict was instrumented through which a nation state with England at its center become to be a force। तो देखिए इंग्लैंड क्या था, इंग्लैंड वहाँ पर सेंटर में था। ठीक है, तो उसका केंद्र बन गया। तो देखिए इंग्लिश पार्लियामेंट जो है ना वो सीज कर ली गई थी, यानी कि छीन ली गई थी। किससे? मोनार्की से। कब? 1688 में। ठीक है, तो इस तरह से जो इंग्लैंड है ना वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो देखिए द एक्ट ऑफ यूनियन एक एक्ट होता है, वो कहा जाता है
द एक्ट ऑफ यूनियन उसे नाम दिया जाता है। कब हुआ था? 1707 में। तो देखिए बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, तो ये एक्ट हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, जिसका क्या रिजल्ट होता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ठीक है। इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। तो देखिए अब क्या करने लगा, जो इंग्लैंड था ना वो अपना दबदबा बनाने लगा स्कॉटलैंड पर, यानी कि अपना जो प्रभाव है वो उसके ऊपर थोपने लगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर। तो देखिए क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ना वो इंग्लिश मेंबर्स के द्वारा चलाई जाती थी। तो देखिए यहाँ पर स्कॉटिश जो लोग थे स्कॉटलैंड के, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाई जाने लगी। उन्हें उनकी ड्रेस नहीं पहनने दी जाती थी, उन्हें उनके बूट नहीं पहनने दिए जाते, तो बहुत सारी जो है रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर लगा दी गई थी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्यूमरेट एनी 3 फीचर्स ऑफ द कंजर्वेटिव रिजाइम सेट अप इन यूरोप फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। तो देखिए 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में स्थापित जो रूढ़िवादी शासन था उसकी 4 विशेषताएं बतानी है। तो देखिए द कंजर्वेटिव्स emphasized the importance of traditions, custom, and established institution like monarchy, church, and social hierarchy. तो देखिए प्रॉपर्टी एंड द फैमिली। तो देखिए ये जो कंजर्वेटिव्स थे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो ट्रेडिशन था, कस्टम था, जो रीति रिवाज थे, और उन्होंने जो है कुछ इंस्टीट्यूशन भी एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए, जैसे मोनार्की, चर्च, और दूसरी चीज़ें जैसे फाइन प्रॉपर्टी थी, फैमिली थी, तो ये इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे थे। तो इन्होंने जो है नेपोलियन को हरा दिया था और उसके बाद ये सब जो है उन्होंने सुधार करने शुरू किए। द पावर ऑफ द बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड। तो देखिए जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो राजवंश था, उसको रिस्टोर किया। स्टेप वर टेकन टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। तो देखिए उनका मेन एम क्या था कि वो जो है फ्रेंच को प्रिवेंट करे, रोके कि वो अपना एक्सपेंशन ना करे और नए स्टेट ना बनाए। Autocratic regime come into power, descent of any type from any group was not tolerated. The ideas associated with the French Revolution were concept। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो एरिस्टोक्रेटिक रिजाइम थे वो पावर में आ गए और उन्होंने जो है वो किसी भी ग्रुप को टॉलरेट नहीं करते थे, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे। तो देखिए वो जो है ये आइडिया उन्होंने किसके साथ एसोसिएट कर दिया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्रो कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848 दे कुड नॉट रीस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। तो देखिए जहाँ तक की बात है, जो कंजर्वेटिव फोर्स थी ना वो एबल थे, यानी कि उन्होंने जो है लिबरल मूवमेंट को रोक दिया था 1848 में, लेकिन फिर भी वो पहले जैसा रिस्टोर नहीं कर पाए, पहले जैसा सब कुछ नहीं कर पाए। कैसे? तो देखिए monarch now begin to realize that the cycle of the revolution and repression would only be ended by granting कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। तो देखिए ये जो कंजर्वेटिव थे ना, अब इन्हें ये रियलाइज हो गया था कि ये जो रेवोल्यूशन है, रिप्रेशन है, इसका एंड तभी हो सकता है जबकि उन्हें कुछ कंसेशन दे दिया जाए। किनको? लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को। Therefore, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in the Western Europe before 1815। तो देखिए 1815 से पहले वेस्टर्न यूरोप में जो चेंजेस हुए थे वही यहाँ पर भी अब सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में होने शुरू हो गए थे। Thus the system of the serfdom and bounded labor were abolished both in Habsburg domination and in Russia। तो देखिए अब ये जो सर्फडोम था और बाउंडेड लेबर था, यानी कि बंधुआ मजदूरी जो चल रही थी और जो सर्फडोम लगाया हुआ था, ये सब चीज़ें जो हैं ख़त्म कर दी गई थी हैब्सबर्ग में भी और रसिया में भी। द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर एटोनॉमी टू द हंगरेरियन इन 1867। तो देखिए 1867 में हंगरेरियन ने क्या किया कि जो हैब्सबर्ग रूलर थे ना
उन्हें ज़्यादा एटोनॉमी प्रदान कर दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन नेशनल फीलिंग। तो देखिए नेशनल फीलिंग में रोमांटिसिज्म का क्या रोल होता है। Romantic artist, the poet, created a sense of shared collective heritage, a common culture past, and as the basis of nation. Romantic artist and poet created a sense of shared collective heritage and common culture past as the basis of a nation. तो देखिए एक नेशन के आधार पर जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट थे, उन्होंने जो है कलेक्टिव हेरिटेज यानी कि सामूहिक विरासत, कॉमन कल्चर यानी कि हमारे पास के जो कॉमन कल्चर था वो सब जो है उनकी जो भावना थी वो शेयर करना शुरू कर दी। इट वाज थ्रो, और वो कैसे की जा रही थी, जैसे कि फोक सॉन्ग के द्वारा, जो हमारे लोकगीत थे उनके द्वारा, कविताओं के द्वारा और डांसेस, इनके द्वारा जो है वो भावनाएं जो है पॉपुलर की जा रही थी। एम्फेसाइजेस was given on the vernacular language and the collection of folklore to carry the modern nationalist message to a large audience। तो देखिए लार्ज ऑडियंस यानी कि लोगों तक ये जो मॉडर्न नेशनलिस्ट का मैसेज था ये पहुंचाने के लिए उन्होंने जो है मातृभाषा का यूज़ किया। उन्होंने जो है लोकगीत और ये जो कविताएं थी, कहानियां थी, इनका सहारा लेना शुरू कर दिया। ये शेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया कि हमें अपनी मातृभाषा का यूज़ करना है, जो हमारा कल्चर है हमें उसे नहीं छोड़ना है, जो ट्रेडिशन है हमें उन्हें नहीं छोड़ना है, और हम जो है एक समूह में रहकर काम करेंगे। तो ये भावना जो है उन्होंने लोगों के बीच लार्ज ऑडियंस तक पहुंचानी शुरू कर दी। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज। तो देखिए किस तरह से राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार उभर कर सामने आया। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभर कर सामने आया, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज विद द कल्चरली एंड रीजनली डाइवर्स ग्रुप ऑफ द यूरोप। तो देखिए ये जो नेशनलिज्म था इसका आइडिया जो है सांस्कृतिक रूप से रीजनल डाइवर्स ग्रुप के पास, यूरोप में डाइवर्स ग्रुप के पास एमर्ज होता है, उभर कर आता है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही थी। इस वजह से क्या हो रहा था, देयर एमर्ज अ मिडल क्लास consisting of businessmen, working professionals, industrialized, लेबरर एंड वर्किंग क्लास पीपल। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि ये सब मिलकर एक साथ एकजुट हो रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन से यही हुआ कि ये लोग जो है सब एक साथ मिल जाते हैं। तो देखिए अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग प्रोफेशन के लोग सब एक साथ मिलकर सामने आ रहे थे। आउट ऑफ दीज द एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल थॉट ऑफ यूनाइटिंग द कल्चरली compatible section of people in the Europe by abolishing and privilege enjoyed by the अरिस्टोक्रेसी। तो देखिए हालांकि इन्हें अरिस्टोक्रेसी से बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन ये इनसे हटकर उन लोगों के सामने आते हैं, उन लोगों से जुड़ जाते हैं। दिस लीड टू नेशनलिज्म एंड एमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ ए नेशन स्टेट। और इसी की वजह से जो नेशनलिज्म है उसका आइडिया और नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो एमर्ज हो जाता है, उभर कर आता है। डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय द यूरोप इन 1830। तो देखिए हमें जो है हार्डशिप के बारे में बताना है जो 1830 के टाइम पर यूरोप फेस कर रहा था। तो इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन 1830 वो कौन कौन सी हार्डशिप थी। तो देखिए इनॉर्मस इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन वाज सीन ऑल ओवर यूरोप। तो देखिए पूरे यूरोप में क्या देखा गया कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए जॉब की बहुत ज़्यादा लोग तलाश कर रहे थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम।
तो देखिए रूरल एरियाज से जो लोग थे वो माइग्रेट कर रहे थे सिटी की तरफ, और वो जो है ओवर क्राउडेड स्लम में रहने के लिए मजबूर थे। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन वर ऑफन फेस्ड विद टफ कंपटीशन फ्रॉम imports ऑफ चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड। तो देखिए इंग्लैंड के द्वारा सस्ता सामान बनाया जा रहा था और मशीनों के द्वारा बनाया जा रहा था, तो इससे लोगों को, जो स्मॉल प्रोड्यूसर है, उन्हें बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। इन यूरोप वेयर द अरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर। तो देखिए अभी यूरोप में जो एरिस्टोक्रेसी थी ना, वो भी पावर में थे। पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन एंड फ्यूडल ड्यूज एंड अबोलिशन। तो देखिए जो पीजेंट्स थे वो अभी भी संघर्ष कर रहे थे, उनके ऊपर जो बकाया धन था वो अभी भी था, और वो जो है ये सारी चीज़ें फेस कर रहे थे। तो देखिए ये सारी हार्डशिप देखने के लिए मिलती हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रोमांटिसिज्म सीक टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, एक्सप्लेन। तो देखिए 18वीं शताब्दी के दौरान जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने देशभक्ति की भावना को किस तरह से विकसित करने की कोशिश की, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए रोमांटिसिज्म रिफर टू अ कल्चर मूवमेंट विच साउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटीमेंट। तो देखिए रोमांटिसिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन है जिसमें राष्ट्रीय भावना को विकसित करने की मांग की गई। तो देखिए रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो देखिए ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और पोएट थे, ये जो है आलोचना करते थे किसकी, जो साइंस था उसकी और तर्क की जो है वो आलोचना करते थे। दे फोकस ऑन इमोशंस, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। तो देखिए वो किस पर फोकस करते थे, इमोशंस पर, इंस्टीट्यूशन पर, और जो रहस्यमयी भावनाएं थी ना उन पर फोकस वो कर रहे थे। दियर एफर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर collective heritage, a common culture past and basis एज द बेसिस ऑफ नेशन। तो देखिए नेशन के आधार पर उनका क्या मानना था कि वो जो है क्या शेयर करें, कौन सी भावना को सामने लाए। तो उनका मानना था कि जो कलेक्टिव हेरिटेज है, हमारा कॉमन कल्चर है पास्ट का, नेशन के आधार पर वो उसे शेयर कर रहे थे। सम जर्मन रोमांटिस्ट लाइक जॉन गोटफ्रेड हेडरर थॉट दैट थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांस। तो देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है, कुछ रोमांटिक्स थे जो क्या चाहते थे कि उनका जो लोक संगीत है, कविताएं हैं, डांस हैं, वो सब लोगों के बीच फैलाएं, जिससे कि उनकी मातृभाषा है उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले और लोग जो है उनकी बातों को समझे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो पॉपुलेशन थी वो ऐसी थी जो अनपढ़ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी और वो दूसरे आइडियाज़ को, दूसरे विचारों को नहीं समझ पा रहे थे। द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन कुड बी पॉपुलराइज्ड। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों के माध्यम से वो जो है अपने नेशन के बारे में कुछ चीज़ें जो है पॉपुलराइज करना चाहते थे। ही क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। तो देखिए उनका बस एक ही एम था। क्या एम था? उन्होंने ऐसा दावा किया कि जर्मन कल्चर की आम लोगों के बीच उन्हें खोज करनी थी। ठीक है, तो उनका यही दावा था कि जर्मन के लोगों के बीच जो कल्चर है उसकी खोज की जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, हाउ डिड लिबरल नेशनलिज्म डेवलप इन यूरोप। तो देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, देशभक्ति का विकास कैसे हुआ। एज कंजर्वेटिव रिजाइम ट्राई टू कंसोलिडेट दियर पावर। तो देखिए जो कंजर्वेटिव थे वो अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे। Liberalism and nationalism come to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italy and German state। तो देखिए जो लिबरलिज्म थी और नेशनलिज्म थे, उन्होंने यूरोप में कई क्षेत्रों में, जैसे कि इतावली था और जर्मन के कई राज्य थे, जैसे कि कौन कौन से राज्य थे, ओटोमन एम्पायर थे, आयरलैंड थे और पोलैंड थे।
तो देखिए यहाँ पर उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की, अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश की। These revolutions were led by the liberal nationalists। तो देखिए ये जो रेवोल्यूशन था, ये जो क्रांति थी, ये किसके द्वारा लीड की जा रही थी? जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा। बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडल क्लास लाइट। तो देखिए इसमें जो है मिडल क्लास, एजुकेटेड मिडल क्लास लोग थे। अमंग देम देयर वर प्रोफेसर्स। तो वहाँ पर प्रोफेसर्स भी थे, कुछ स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क थे। मेंबर ऑफ द कॉमर्शियल मिडल क्लास। तो देखिए बिजनेसमैन भी वहाँ पर थे। who all believed in liberal nationalism and wanted to fight for it। तो देखिए वो विश्वास करते थे लिबरल नेशनलिज्म में और उसके लिए वो लड़ना भी चाहते थे। तो देखिए इस तरह से जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास होता है। In the areas conquered in Europe by the Napoleon, explain the reaction of the local population to the France rule। तो देखिए नेपोलियन द्वारा यूरोप में जीते गए क्षेत्रों में फ्रांसीसी शासन के प्रति लोकल पॉपुलेशन का क्या रिएक्शन था, ये हमें बताना है। तो देखिए इनिशियली इन मैनी प्लेसेस लाइक होलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज सर्टेन सिटीज जैसे ब्रुसल, मिलान, वारसो एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पर कुछ सिटीज के नाम बताए गए हैं। तो ये जो जगह थी यहाँ पर शुरुआत में क्या हुआ? द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम एज द हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। तो देखिए उन्हें माना गया, अग्रदूत माना जा रहा था स्वतंत्रता का। किसको? जो फ्रेंच आर्मीज थी। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। लेकिन ये जो उत्साह था ना, ये जो स्टार्टिंग का जो उत्साह था, ये बाद में शत्रुता में बदल गया। एट इज बिकेम क्लियर टू पीपल दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। तो देखिए क्योंकि लोग जो है वो अभी समझ गए थे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है ना, ये पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ नहीं चल रहा है। आई होप ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। हाँ ये हमने पढ़ लिया है। फिर भी देखिए इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। तो देखिए बहुत ज़्यादा जो बाधाएं थी वो लगा दी गई थी, टैक्स बढ़ा दिया गया था, रोक टोक की जा रही थी और जबरन फ्रेंच आर्मीज में जो लोगों को है वो भर्ती कराया जा रहा था जिससे कि वो बचे हुए यूरोप को जीत सकें। ऑल सीम टू ओवरवेट द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज से जितने भी लाभ हुए थे ना, अब वो बेकार दिखाई दे रहे थे। हाउ डिड पॉलिस यूज दियर लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस अगेंस्ट रसिया। तो देखिए जो पॉलिस थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज को एज ए वेपन, एक हथियार के रूप में किस तरह से यूज किया रसिया के अगेंस्ट। पॉलिश लैंग्वेज वाज यूज फॉर चर्च गैदरिंग। तो देखिए पॉलिश लैंग्वेज जो है उन्हें मना कर दिया गया था कि पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलनी है, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते हैं। जब कभी भी चर्च गैदरिंग होती थी तो वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। एंड ऑल रीजनल इंस्ट्रक्शन, और जितनी भी धार्मिक इंस्ट्रक्शंस होते थे उनके तब भी वो अपनी लैंग्वेज बोलते थे, यानी कि पॉलिश बोलते थे। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप वर पुट इन जेल। तो देखिए जितने भी प्रीस्ट थे और बड़े जो पुजारी थे उन्हें जेल में भेज दिया गया था और सेंट इन साइबेरिया बाय रशियन अथॉरिटीज एज अ पनिशमेंट फॉर दियर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। तो देखिए उन्हें किस कारण से जेल में या साइबेरिया भेज दिया गया था? क्योंकि जो रशियन अथॉरिटीज़ थी ना, उन्होंने पनिशमेंट दिया था कि वो जो हैं रशियन में उपदेश नहीं दे रहे हैं, प्रीच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें पनिशमेंट दिया जा रहा था। द यूज ऑफ पॉलिश कम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो देखिए जिस तरह से वो पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे ना, तो उससे ये लग रहा था कि वो जो है रशियन डोमिनेंस के विरुद्ध स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को बोलकर, यानी कि वो मना करने के बाद भी अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते हैं। जब भी चर्च गैदरिंग होती है या फिर किसी धार्मिक उपदेश को दिया जाता है तो वो पॉलिश का ही यूज़ करते थे और इसके लिए ही उन्हें पनिशमेंट दिया जा रहा था। तो इसी तरह से आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।